क्या भारत सचमुच अमृत काल में है या फिर एक ऐसे संकट काल में प्रवेश कर चुका है जहां पुरानी आर्थिक व्यवस्था जो है बिखर रही है और एक नई दुनिया जो है जन्म ले रही है। एआई नौकरियां निगल रहा है, आईटी सेक्टर की चमक फीकी पड़ रही है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है और निवेश की पुरानी जो धारणाएं वो तेजी से बदल रही है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच कुछ लोग आने वाले दशक को सबसे बड़े अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। मशहूर इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि भारत इस समय एक विशाल सागर मंथन से गुजर रहा है, जहां एक तरफ चुनौतियों का विष निकल रहा है तो दूसरी तरफ भविष्य के विनर्स का लिए जो है वो उनके लिए अमृत तैयार हो रहा है। आखिर क्यों उन्हें लगता है कि अगले 10 सालों में आईटी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टर्स, फार्मा और एक्सपोर्टिंग कंपनियां भारत की नई ताकत बन सकती हैं, और क्यों वे मानते हैं कि नौकरी, इन्वेस्टमेंट और अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी सोच पूरी तरह से बदलने वाली। सर, सौरभ मुखर्जी साहब लगातार, उनको भी हम लोग कवर करते हैं मनी सेंट्रल में, लगातार वो बार बार कहते भी रहते हैं कि इस दौर से देश गुजर रहा है जहां ग्रोथ तो है लेकिन नौकरियां नहीं, नौकरियों पर आफत है। एआई को लेकर पिछले बार जो हम लोग बात कर रहे थे वो आईटी सेक्टर में किस तरह से जो हड़कंप मचा उसको उन्होंने बहुत आसान से जो है डिकोड किया था, और तमाम तरह के उपाय वो बताते रहते हैं पॉलिसी मेकर्स को। अब उन्होंने नई भविष्यवाणी कही है या वार्निंग कही है, क्या जारी की? नहीं, देखिए, एक इवेंट में जिसका टॉपिक था कि अमृतकाल या एआई काल, उसमें सौरभ मुखर्जी साहब ने ये कहा है कि साहब ना तो ये अमृत काल है ना ये एआई काल है, ये दरअसल संकट काल है। ये ऐसे एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज़ है जिससे जो है वो देश इस वक्त जो है गुजर रहा है। लेकिन इस आपदा में या इस संकट काल में कई बड़े मौके छुपे हुए हैं जो भारत की तकदीर बदल सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एआई की वजह से तमाम नौकरियां जा रही हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि साहब अगर आप कंपनियों की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे गहराई से तो उसमें ये पता चल रहा है कि चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो या आपका टीसीएस जैसी कंपनियां हो, 5,000 से लेकर 20,000 तक के हेडकाउंट्स में कटौती हुई है, यानी नौकरियाँ खत्म हुई हैं। तो देश में बड़े पैमाने पर नौकरियाँ खत्म हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो है इस पूरी आफत की एक बड़ी वजह है वो रही है 400 अरब डॉलर का आईटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट जी। और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होना चाहिए था या जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े एक्सपोर्टर्स थे वो हमेशा डिसएडवांटेज में रहे। अब भारत के पास इस बात का मौका है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में दरअसल अपनी कदम आगे बढ़ाए और मैन्युफैक्चरिंग का जो एक मौका भारत के पास आ रहा है इसको दरअसल ग्रैब करे। जी। सर, इसके अलावा उन्होंने, आपने कुछ कंपनियों की बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत की जो है आर्थिक वृद्धि उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखती है। भारतीय कंपनियों पर उन्होंने कहा कि उसकी जो कमाई यानी ईपीएस जो ग्रोथ है वो अमेरिका और कई एशियाई देशों की तुलना में बहुत धीमी रही है। भारत की जो है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कुछ देशों से पीछे रह गई है। उनका मानना है कि पिछले 30 वर्षों का जो आर्थिक मॉडल जो है उसको अब बदलने की ज़रूरत है और उसमें बदलाव दिख भी रहा है। सर, इन पॉइंट्स को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें हर 30 साल के बाद एक चरण दिखाई देता है, एक बदलाव बड़ा दिखाई देता है। अमेरिका में ये हो चुका, चाइना में ये हो चुका, भारत अब इसकी कगार पे है जहाँ एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि हमको अगली पीढ़ी के कारोबारी या अगली पीढ़ी के विनर्स को जो है वो तलाशना होगा, ढूंढना होगा कि कहाँ पर ऐसी कंपनियां हैं या कहाँ पे ऐसे मौके हैं जहां अगली पीढ़ी के आप बड़े वेल्थ को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सर, एआई को लेकर जो मौका आप कह रहे हैं कि या खोजने की ज़रूरत है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। उनका तर्क है कि एआई जो है कई सफ़ेद पोश यानी जो वाइट कॉलर जो है नौकरियों को प्रभावित करेगा। आईटी सेक्टर में पहले जैसी भर्ती, और जैसा कि आपने उदाहरण से बता ही दिया कि वेतन वृद्धि भी नहीं है, लोगों का जो हेडकाउंट्स है वो कम किया जा रहा है। 9 में से 5 जो है पारंपरिक नौकरी का जो मॉडल वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। 9 से 5 जो हम लोग समझते हैं कि भाई 9 to 5 जॉब है, वो वाला मॉडल भी खराब इनको लग रहा है। तो सर, अब एआई पर बात करते हैं। एआई को लेकर बड़ी चर्चा है। एआई को लेकर रुचिर शर्मा भी कहते हुए दिखते हैं कि भाई हम तो पिछड़ गए, हम कुछ कर नहीं पाए। इसी बीच 2 शर्माओं को जो है हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके उलट ठीक मार्केट वेटरन शंकर शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये दारोमदार जो है सिर्फ कुछ जो है चुनिंदा आईटी कंपनियों पर ही क्यों डाला जाए। तमाम जो देश की जो जनता 140 करोड़ से अधिक की आबादी वो क्या कर रही है, वो क्यों सो रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, और एआई का असर
अभी एन चंद्रशेखरन ने टीसीएस के एक मामले में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, टीसीएस अब तक जैसे अपॉइंटमेंट करता था या जैसे मास जो हायरिंग करता था, वैसी अब आपको आने वाले वक्त में नहीं दिखाई देगी। हमारी जितना हेड काउंट है अब उतना ही लगभग एआई एजेंट्स होंगे, तो आधा आधा एक तरह से हो जाएगा काम का, जो पूरा का पूरा रेशनलाइजेशन है वो होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आईटी कंपनियां भी हैं या दूसरी कंपनियां हैं, वहाँ पे अब बड़े तादाद में आपको हायरिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी। कंपनियां धीरे धीरे एंटरप्राइज एआई को, टूल्स को इस्तेमाल कर रही हैं, और उसमें उनको चाहे जो आपके जिसे आप वाइट कॉलर जॉब्स बोल रहे हैं, चाहे मिडिल जो उसके जो जॉब्स हैं लेवल के, मिड सीनियर लेवल के जॉब्स हैं, उनमें तेज़ी से यहाँ पर हेड काउंट कम होते हुए दिखाई दे रहे। कंपनियों को अब इस तरह के लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये फैक्चुअल स्थिति है। दूसरी बात आ जाती है कि साहब शंकर शर्मा क्या कह रहे हैं वर्सेस आपके रुचिर शर्मा। मुझे ये लगता है शंकर शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब आप 4 कंपनियों पे ही क्यों जिम्मेदारी पूरी डालना चाहते, जिन्होंने पिछले, अगर आप दशक को देखेंगे 2000 या उससे पहले का पूरा भारत में जिस तरह की वेल्थ आई या जिस तरह के जॉब क्रिएट हुए, उसका ज़्यादातर जिम्मा इन कुछ कंपनियों ने उठाया। टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, या आपकी कुछ और दूसरी परसिस्टेंट और इस तरह की दूसरी कंपनियाँ हो। लेकिन मेरा ये मानना है, और रुचिर शर्मा कहते हैं कि साहब एआई में आप बहुत पीछे छूट गए, मेरा ये मानना है कि ये बात चलो एक हद तक जायज़ हो सकती है कि साहब 150 करोड़ लोग क्या कर रहे थे, लेकिन आप सवाल यहाँ ये भी उठेगा कि जो सबसे ज़्यादा उसके करीब हैं, भाई टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा करीब थी ना एआई के, आप पूरी दुनिया से रूबरू थे, आपको पता था कि एआई की एक लहर आने वाली है, एआई का इतना बड़ा एक जो रिवॉल्यूशन आएगा। आप उन कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, आप अमेरिका, साउथ कोरिया, इन तमाम जगहों से के साथ एक्सपोजर था आपका, लेकिन आपने उसमें कोई लीड क्यों नहीं ली? क्या टीसीएस के पास टेक्निकल एडवांटेज इतना नहीं था या इतना स्किल नहीं था कि वहाँ पे कोई एक इनक्यूबेटर में के जरिए कोई एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता, जिसके जरिए एआई का पूरा एक मॉडल खड़ा किया जा सकता? जी। तो मुझे लगता है कि पहली जिम्मेदारी जाहिर तौर पर आईटी कंपनियों पर ही यहाँ पर आती है। अभी देखिए ना सर, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। अभी जो माइथोस वाला जो खबर आ रहा था सर, कल मैंने वो खबर को की है, और वो उस खबर में ये आया कि अब भारत सरकार जो है सर्टिन के साथ साथ इन्फोसिस का मदद ले रही है कि भाई अपने बैंकिंग सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो यहाँ जब मदद की मांग आती है तो आईटी कंपनियों का रुख किया जाता है। तो स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं सर, कि लीड तो आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ज़्यादा करीब थे, आप टेक्नोलॉजिकली जो है इफिशियंट थे, चीज़ों को समझ रहे थे। सर इसी के साथ प्रोफेशनल्स पर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कहा जा रहा है सर इस रिपोर्ट में कि कई प्रोफेशनल्स जो है अब बड़ी कंपनियों की नौकरी के बजाय फ्रीलांस काम कर रहे हैं, और उस वजह से कहा जा रहा है कि गांव देहात में चले जाने, वहाँ से काम कर रहे हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर इकोनॉमी पर, मैक्रो माइक्रो दोनों समझाइएगा। नहीं देखिए, ये जो सौरभ मुखर्जिया बात कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जी हैदराबाद से लेकर गुड़गांव तक के जितने ऐसे हब हैं, जहां रेजिडेंशियल हब हैं और ऑफिस के हब हैं, जहां पर आईटी एम्प्लॉयज़ बड़ी तादाद में हैं, वहाँ इन इलाकों में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, दरअसल वो स्टैग्नेंट हो गए, अब उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। और इसके पीछे वजह वो ये बताते हैं कि अब आईटी में चूंकि एक तो बड़े पैमाने पर ले ऑफ हो रहे हैं, दूसरा जिनकी नौकरी जा रही है वो नई नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, और ऐसे लोग अपने गांव कस्बे में जाकर टियर 2 टियर 3 शहर में, मान लीजिए इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, या कानपुर या आपके नागपुर जैसे शहरों में जाकर वहाँ से अपना जो अपने होम टाउन है वहाँ से जाकर और फ्रीलांसिंग के जरिए ग्लोबल दुनिया भर की कंपनियों से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। तो उनको अब ज़रूरत नहीं है कि वो दिल्ली में या गुड़गांव या बेंगलोर जैसे महंगे जगहों पर रहें। तो लिविंग कॉस्ट को कम करने के लिए दरअसल जो ये पलायन है एक तरह का, इसने क्या किया है कि मेट्रोज में तो कीमतों को कर दिया है स्टैग्नेंट, लेकिन जो टियर 2 टियर 3 शहर हैं वहाँ पर कीमतें ज़्यादा तेज़ी से रियल एस्टेट की बढ़ रही हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव वो यहाँ पर बताते हैं। चलिए सर, एक लास्ट पॉइंट है जो रुपए की कमजोरी को लेकर सौरभ मुखर्जिया साहब वो कहते हुए दिख रहे हैं, वो
अरविंद पनगड़िया साहब को हम लोगों ने सुना, गीता गोपीनाथन को हम लोगों ने सुना, और तमाम इकोनॉमिस्ट को हम लोग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। एक दौर हम लोगों ने वो भी देखा जब देश में ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ करती थी कि अब देखिए रुपया लुढ़क रहा है, क्या देश की जो है जनता कर रही है, देश की सरकारें क्या कर रही हैं, समझने की बात हो रही थी। लेकिन अब तमाम इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो गिरने दीजिए, कमज़ोर हो रहा है तो कमज़ोर होने दीजिए, तो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। और इसमें से एक पॉजिटिव आउटकम ये निकाला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए देखिए कितना अवसर दिख रहा है। वही बात हूबहू सौरभ मुखर्जी भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशाल मौके तो दिख रहे हैं, लेकिन कंपनियां कहाँ हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ हैं? एक जो बात आई थी कि आपके पास कोविड के वक्त में कि साहब चाइना +1 पॉलिसी, कि चीन के साथ कोई एक देश ऐसा होगा जो पूरी दुनिया के सप्लाई हब को सिक्योर करेगा या वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और तब बात आई कि भारत इस काम को करेगा। लेकिन क्या आप 2020 से 2026 के दौरान इस तरह का एनवायरनमेंट बनाने में कामयाब रहे? हमने बीच के एक वक्त में चाइनीज़ कंपनियों को पूरी तरह से एक्सेस देना बंद कर दिया, चाहे डोकलाम की घटना हो चाहे बाकी। अब धीरे धीरे सरकार उसको खोल रही, क्योंकि उसके जो इस पॉलिसी के जो परिणाम थे, दरअसल वो जो नतीजे सरकार चाहती थी संभवतः वो नहीं निकले जी। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई, नई कंपनियां जो कर सकती थी, जो दुनिया में एक्सपोर्ट में जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान हो सकता था वो नहीं हुआ। इसके उलट हम ये देखते हैं कि वियतनाम हो, ताइवान हो, या जापान या साउथ कोरिया, इस तरह के जो ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, इन्होंने बड़ी लीड यहाँ पर ली, और वो असर फिर हमको दिखाई देता, चाहे TSMC को आप देख लीजिए या चाहे साउथ कोरिया की कंपनियों को देख लीजिए, जिन्होंने मार्केट के हिसाब से भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और आप एक्सपोर्ट में जो आप कहिए कि गेम बड़ा उनका किया। यहाँ तक कि सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि साहब बांग्लादेश जैसा कंट्री ने भी जो है मैन्युफैक्चरिंग में भारत के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया। कॉटन इंडस्ट्री को लेकर आप देख रहे हैं जिस तरह से गारमेंट में बांग्लादेश जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हम जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। लेकिन चलिए अगले 10 साल में असली विजेता कौन होगा, समराइज कर रहे हैं। सौरभ मुखर्जी का कहना है कि आने वाले वर्षों में जो फोकस जो है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा। पहले कहाँ था फोकस? FMCG, कंज्यूमर कंपनियाँ और हाई PE वाले जो शेयर्स थे वहाँ पर फोकस था, लेकिन आगे ये इनका जो है दाव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर, फार्मा एक्सपोर्टर, केमिकल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर पर, यानी तमाम अगर लिस्ट को देखा जाए सर तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर ये दाव लगा रहे हैं। जो EPS ग्रोथ है उसमें अब 100 EPS वाली जो कंज्यूमर वाली कंपनियां, उनका दौर अब बीत रहा है। अब जो 100 EPS या EPS ग्रोथ वाली, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ वाली जो कंपनियां हैं, अब वो दरअसल आपको एक्सपोर्ट सेक्टर में यहाँ दिखाई देंगी। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं तमाम जितने भी जो बूम्स आए सर, जैसे एक 2000 की क्रांति को आप देखिए, जो IT रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी हम नहीं थे, अभी जो AI का जो एक बूम आया उसमें भी भारत कहीं कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ हम लोग एक क्या उपभोक्ता कंज्यूमर वाले देश बन के ही रह जाएंगे क्या, या कभी कुछ हम लोग लीड कर पाएंगे? क्योंकि इस कहानी को अगर मैं पीयूष गोयल साहब की जो उस वॉर को लेकर अगर मैं कहूँ, जो वार तकरार जो हो गया था स्टार्टअप को लेकर, ये देखिए चाइना के स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग सिर्फ क्या उपभोक्ता बन के रह जाएंगे क्या? नहीं, देखिए 2008-9 के आसपास या 10 के आसपास एक बड़ी ये थ्योरी थी विशाल, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं उस वक्त चूँकि जर्नलिज्म में ही था तो इस चीज़ पर बड़ी नज़र जाती थी कि भारत में और चीन में फ़र्क क्या है। तब एक बात ये कही जाती थी कि चीन में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, भारत में बिजनेसेस कारोबार हैं, चीन में इस तरह का अभाव है, जो कुछ है वो सरकार के कंट्रोल में है, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन आप 2009, 10 या 8 के कोई भी पीरियड आप उस टाइम का देख लीजिए, उसके मुकाबले में आज अगर आप 2026 को देखते हैं तो चीन में 1-2 नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनियां हैं जो लोकली डेवलप्ड हुई और बड़े जाइंट्स के तौर पर जिन्होंने कामकाज किया। और चीन की आज अगर बदली हुई तस्वीरें तो उस वजह से है। अलीबाबा को देख लीजिए और तमाम बहुत सारे हैं, चाहे एंटफिन, अलीबाबा, या तमाम तरह की, चाहे ड्रोन से देख लीजिए, एरोस्पेस में देख लीजिए आप जी, फर्नीचर में देख लीजिए, किस तरह की कंपनियां हैं और हाईटेक कंपनियां हैं। 2000 का दशक है, वो भारत ने जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उठाया। मैं ये मानता हूँ IT कंपनियों ने उस दौरान जो काम किया, चाहे
आपका एम्प्लॉयमेंट देना हो, चाहे भारी तादाद में भारत में डॉलर लाने की बात हो। आईटी कंपनियों ने ही दरअसल इस पूरे पीरियड को भारत के लिए संभाला और भारत को ग्रोथ दिलाई। लेकिन वही बात आ जाती कि आपका आईटी कंपनियां और सर्विसेज, इसकी ग्रोथ ने दरअसल पूरे के पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको कहीं दबा दिया। और यही बात सौरभ मुखर्जी भी कह रहे हैं कि इनकी वजह से पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो कहीं पर्दे के पीछे चला गया, उसमें किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि साहब आप किस तरह से एक्सपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपोर्ट का मामला है वहाँ सरकार फोकस करे। चलिए, तो हम तो वही सरकार से भी चाहेंगे कि सरकार इस तरफ सोचे, इस तरफ की जो है कुछ पॉलिसी मेकिंग में कुछ अमूलचूल बदलाव करे, और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अपना प्राइवेट केपेक्स बढ़ाएं ताकि दोनों लोग मिलकर जो है देश को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें।